पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, ये हमारे पास सेक्शन नंबर 131 है, डेट रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझे कि रेवोकेशन का क्या मतलब होता है। रेवोकेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को समझने से पहले हमें ट्रांजैक्शन को समझना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वो होता है कि जिसमें दो लोग, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक दूसरे से कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल समझो कि एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल ये क्या करता है कि इसे मैथ की बुक चाहिए और ये जाता है स्टेशनरी पे। स्टेशनरी वाले को ये 500 पे करता है, ठीक है, और स्टेशनरी वाला इसे बुक देता है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हुई हैं, एक्सचेंज हुई हैं। इसके पैसे चले गए शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर की बुक आ गई इसके पास, ये होती है ट्रांजैक्शन। अब कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ये होती है कि उसके लिए भी एक एग्जांपल को समझें कि 3 लोग हैं, ठीक है, एक वही शॉपकीपर, एक ये बंदा और एक इसकी गारंटी देने वाला। अब हुआ ये है कि इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो ये लोन, ये कर्ज पे बुक लेता है स्टेशनरी वाले से, और इसका ये दोस्त ये कहता है कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर इसने अगले महीने की यकम तक अगर इसने पेमेंट नहीं की तो इसकी जगह मैं पे करूँगा। ये होता है गारंटी देना। लेकिन अब कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी वो होती है कि जिसमें सपोज करें कि इसे कोई 12 किताबें चाहिए, ठीक है, और ये नहीं है कि वो 12 किताबें एक ही दिन चाहिए। एक दिन महीने की मंथ की फर्स्ट को इसे मैथ की बुक चाहिए थी, ठीक है, मंथ के 6 को इसे जो थी वो फ़िज़िक्स की, इस तरह केमिस्ट्री की, इस तरह बायोलॉजी की, इस तरह हिस्ट्री की, इसे बहुत सारी बुक्स चाहिए थी। और ये ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ ये वो वहाँ से लोन पे चीज़ें लेता रहा है और इसके दोस्त ने इसकी गारंटी दी है। इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है डेट इंक्लूड्स मैनी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कि जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देखें, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी एग्रीमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जिस वक्त तक उसके बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो बेशक जो शॉपकीपर है वो इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, और इसके बदले में वो उसे बुक्स दे रहा है, लेकिन आपने कहा कि उसे वो कुछ दे नहीं रहा, उसे वो दे रहा है। उसे वो क्या दे रहा है इन रिटर्न। आपकी सूरत में वो उसे क्या कर रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है, इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होती है। कंसिडरेशन के बगैर, अनलेस कि अगर कोई गिफ्ट है तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन गिफ्ट के अलावा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीमेंट होता है तो वो वाइड एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का अब ये मतलब है कि जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है उसमें बहुत सी ट्रांजेक्शन्स हैं। अब गारंटी कंटिन्यू चल रही थी, मतलब इसने 6 बुक्स ले ली थी, अभी 6 बाकी हैं। जिस वक्त इसने 6 ले ली तो शोर्टी की डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जिस वक्त डेथ हो गई तो इसने और भी बुक्स ली, ठीक है, तो ये जो शोर्टी है इसकी डेथ हो गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन 6 बुक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब ये तो मर गया, लेकिन उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह जो पैसे आएंगे उसमें से उन 6 बुक्स को अगर ये नहीं देगा तो पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 6 के बाद ये देता है या नहीं देता, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब इसको समझो कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी इज़ अ गारंटी डेट इंक्लूड्स मैनी ट्रांजेक्शन्स। की कॉन्टिन्यूइंग गारंटी वो होती है जिसमें बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, वो महीने की यकम पे जाता है, शॉप वाले से चावल लेकर आता है, फिर 5 दिनों बाद जाता है दाल लेकर आता है, फिर 6 दिनों बाद जाता है लोबिया लेकर आता है, फिर महीने के आखिर में जाकर वो लोन उसे पे करते हैं। तो ये होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी डेट इंक्लूड्स मैनी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि वो पर्सन जिसने कॉन्टिन्यूइंग गारंटी दी हुई है, ठीक है, ठीक है, एक बंदा है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है और उसकी किसी उसके दोस्त ने गारंटी दी हुई है और उस गारंटर की जिस वक्त डेथ हो गई है, ठीक है, तो फिर वो जो फ्यूचर की जो डीलिंग होगी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन जो, हाँ, जब तक वो ज़िंदा था उससे पहले जितनी भी डीलिंग हुई है वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर जो उधार लेने वाला है वो वापस नहीं कर रहा तो फिर जो शॉर्टी की जितनी भी प्रॉपर्टी, फिर जो एसेट्स हैं उनमें से पैसे निकाल कर उस शॉपकीपर को जो है वो वापस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें यही बताती है कि इफ़ अ पर्सन गिव्स अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कि अगर एक पर्सन है वो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी देता है एंड द पर्सन डाइज, और वो पर्सन मर जाता है, द गारंटी ऑटोमेटिकली एंड्स फॉर फ्यूचर डीलिंग्स। तो फ्यूचर डीलिंग्स के लिए जो गारंटी होती है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, ठीक है, अनलेस कि कोई ऐसा ख़ास एग्रीमेंट नहीं। जिस वक्त आप कोई ख़ास एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के अंदर आप मेंशन करते हैं कि अगर मैं मर भी गया तब भी मेरी गारंटी जो है वो एप्लीकेबल होगी, तो फिर वो एप्लीकेबल हो सकती है। द गारंटी डज नॉट कम्स मैनी ट्रांजेक्शन
after death, but it still apply to the transaction that applies happens actually before the shorty death. इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो कि शॉर्टी की डेथ से पहले हुई थी उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो कि शॉर्टी की डेथ के बाद हुई है वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब अहमद क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो कि अहमद ने एक कॉन्टीन्यूइंग गारंटी दी हुई थी। बिलाल जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर है, उधार लेने वाला, ठीक है। अली जो है वो क्रेडिटर है, उधार देने वाला, ठीक है। तीन लोग हैं, अली, बिलाल एंड अहमद, ठीक है। अली जो है वो वो लोन दे रहा है, ठीक है, वो कोई चीज़ उधार पे दे रहा है, ठीक है। बिलाल वो है जो कि कर्ज पे कोई चीज़ ले रहा है, और अहमद उसके दोस्त, उसने गारंटी दी हुई है। जनवरी में उसने चीज़ें सप्लाई की थी, उनकी कीमत थी 50,000। फरवरी में उसने चीज़ें सप्लाई की, उसकी कीमत थी 40,000। मार्च में गारंटी वाला मर गया, ठीक है। फिर अप्रैल में उसने चीज़ें सप्लाई की 90,000 की। तो यहाँ पर जब तक वो ज़िंदा था वो उन चीज़ों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अप्रैल के बाद उसने जो चीज़ें डिलीवर की हैं वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो यही कहता है कि अगर बहुत सी डीलिंग्स हैं, आपकी एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ डीलिंग्स हैं, और किसी बंदे ने गारंटी दी हुई है, और जिस वक्त उस जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है उससे पहले की जितनी डीलिंग्स हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जितनी डीलिंग उसके बाद हुई है फिर वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये थी हमारे पास सेक्शन 132 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लाइबिलिटी ऑफ द टू पर्सन प्राइमरीली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वन विल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। इस सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझेंगे कि हमारे पास सपोज करें कि दो पर्सन हैं और उनका नाम अली और बिलाल है, ठीक है। दे मेक एन एग्रीमेंट विद द बैंक, ठीक है। उन्होंने एक बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों मिलकर आपको लोन जो है वो आपका वापस कर देंगे। लेकिन अब वो दोनों क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट था उनका बैंक के साथ कि हम दोनों आपस में मिलकर पैसे डालकर आपका लोन आपको वापस कर देंगे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ प्राइवेट एग्रीमेंट करते हैं, और प्राइवेट एग्रीमेंट में वो ए बी से ये कहता है कि लोन मैं पहले पे करूँगा, और अगर मैं नहीं कर सका तो फिर तुम पे करना, ठीक है। इवन अगर जो थर्ड पर्सन है यानी बैंक को चाहे उनके प्राइवेट एग्रीमेंट का पता है या नहीं पता, अगर वो लोन पे नहीं करेंगे तो जो बैंक है वो उन दोनों में से किसी एक से भी डिमांड पेमेंट की कर सकता है, या उन दोनों में से किसी एक से, या फिर उन दोनों से, ठीक है। तो इस सेक्शन का ये मतलब है कि जो प्राइवेट एग्रीमेंट होता है वो कभी भी थर्ड पर्सन के साथ जो आपका एग्रीमेंट होता है उसे अफेक्ट नहीं करता। अब सपोज करें कि बैंक ए और बी दोनों को कहते हैं कि मेरा लोन वापस करें, तो बी जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि ए पहले पे करेगा, ए पे करेगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो बी है उसके पास ये राइट है कि वो दोनों से मांग सकता है। वो क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट एग्रीमेंट होता है वो कभी भी थर्ड पर्सन के साथ जो आपका किया हुआ एग्रीमेंट है उसे अफेक्ट नहीं करता। ये सेक्शन हमें ये बताती है कि दो लोग हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था थर्ड पर्सन के साथ कि हम आपको आपका लोन वापस करेंगे। ये दो बच्चे हैं, ठीक है। उन्होंने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, कि हम लोन जो है वो वापस करेंगे। अब लोन बैंक का जो एग्रीमेंट है वो इन दोनों के साथ है। अब ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं पहले सारा लोन मैं पे करूँगा। अब जिस वक्त बैंक को जो है वो ऑन द फिक्स डेट पेमेंट रिसीव नहीं होती तो वो सूट फाइल करता है। तो बी ये नहीं कह सकता कि हम दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया था तो लिहाजा बैंक सिर्फ ए से मांगे, ठीक है। जो प्राइवेट एग्रीमेंट होता है वो कभी भी थर्ड पर्सन के साथ जो आपका किया हुआ एग्रीमेंट है उसे अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बैंक के साथ आपका ये एग्रीमेंट था कि आप दोनों लोन पे करेंगे, ठीक है। तो फिर आप दोनों को अगर पेमेंट आप नहीं पे कर रहे कोई एक, तो फिर दोनों को वहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो ये सेक्शन हमें बताती है कि दो लोग हैं, उन्होंने प्राइवेट एग्रीमेंट किया है कि ओनली वन ऑफ अस विल पे फर्स्ट एंड द अदर विल पे इफ ही फेल्स, कि उन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि सिर्फ और सिर्फ हम में से एक जो है वो पहले पे करेगा, और अगर वो नहीं पे कर सका फिर और अगर मैं नहीं पे कर सका तो फिर दूसरा बंदा पे करेगा। अब ये जो प्राइवेट एग्रीमेंट है ये कभी भी थर्ड पर्सन की राइट को अफेक्ट नहीं करता। थर्ड पर्सन जो है वो उन दोनों में से किससे पेमेंट कर सकता है, ठीक है। नंबर 133 सेक्शन नंबर 133 इज अबाउट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन बहुत इजी है। हमेशा याद रखना कि जो लोन रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं इनमें तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होता है जो लोन देता है, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल डेप्टर, ठीक है, जो उधार लेता है, और एक होता है गारंटर जो श्योरिटी देता है, ठीक है। तो ये तीन लोग होते हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अगर क्रेडिटर, उधार लेने वाला और उधार देने वाला आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसमें कोई चेंजेस कर लेते हैं, तो फिर जो श्योरिटी होती है
जिस बंदे ने श्योरिटी दी हुई होती है फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल है कि अली ने लोन लिया बैंक से, अहमद जो था वो श्योरिटी था यानी गारंटर था। ओरिजिनल एग्रीमेंट ये था कि वो 12 महीनों तक लोन जो है वो वापस करेगा। क्रेडिटर ने और प्रिंसिपल डेब्टर ने अपने साथ मिलकर ये एग्रीमेंट किया कि 3 साल तक दे सकते हैं। पहले 1 साल के अंदर वापस करना था, अब 3 साल के अंदर वापस करना है विदाउट आस्किंग अहमद, सिंस अहमद डिड नॉट गिव कॉन्सेंट टू दिस चेंज, ठीक है। तो जो अहमद है उसने कॉन्सेंट नहीं दी हुई थी, यानी जो गारंटी है ना उसे किसी ने पूछा है और ना उसने कॉन्सेंट दी है। तो वो जो उनका आपस में एग्रीमेंट था ना, जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंजेस करते हैं बगैर श्योरिटी के पूछे हुए, बगैर श्योरिटी की कॉन्सेंट से, तो फिर जो श्योरिटी होता है या जो गारंटर होता है उसकी लाइबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इफ़ द क्रेडिटर एंड द मेन बोरोर, ठीक है, चेंजेस द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द श्योरिटी, कि अगर एक क्रेडिटर और एक प्रिंसिपल डेब्टर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करते हैं और गारंटर की कंसेंट नहीं लेते, ठीक है, परमिशन नहीं लेते, ठीक है, देन द श्योरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजेक्शन आफ्टर डेट चेंज। तो उस चेंज के बाद आपने जो भी ट्रांजेक्शन की, जो श्योरिटी है वो उसके लिए लाइबल नहीं है। मतलब ये कि 2-3 लोगों का एग्रीमेंट था ना, लेकिन अगर उन दो ने आपस में कर दिया और श्योरिटी को बीच में से पूछा ही नहीं, तो फिर जो श्योरिटी है वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट डैट, कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।